दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रतिभा नमन के तीसरे एपिसोड में आज हमारे साथ हैं होशंगाबाद शहर के वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डॉक्टर BM मालवी जी। डॉक्टर BM मालवी जी कमलाबाई प्रेम नारायण मालवी हॉस्पिटल के संस्थापक संचालक हैं। सहज सरल व्यक्तित्व के धनी होने के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय है। आपने 35 सालों तक शासकीय सेवा में रहते हुए काफी यश अर्जित किया है और इस दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं दी। खकनार बुरहानपुर में आपने रेड क्रॉस के सौजन्य से एक खेल मेले का आयोजन किया था, जिसमें आपको एक गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ था। आपने वरिष्ठ नागरिक मंच के माध्यम से वेद विज्ञान जन जागरण अभियान के अंतर्गत भगवत गीता और वेदांत दर्शन का पाठ करवाया है और वर्तमान में उपनिषद का पाठ अभी चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, संक्षिप्त में आप बताएं। मेरे पिताजी होशंगाबाद में ही पोस्ट ऑफिस में असिस्टेंट पोस्ट मास्टर थे जी, और वे 1972 तक सर्विस में थे। अच्छा अच्छा। यहाँ से ही मेरा प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन यहीं पे हुआ, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में जी, मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल में। जी जी। 8वीं के बाद में मेरा एजुकेशन मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल खंडवा में हुआ, जहाँ मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया था। अच्छा। वहाँ से श्री नीलकंठेश्वर कॉलेज से मैंने BSc पार्ट 1 किया, फिर भोपाल मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया जी। फिर इसके बाद में मैंने M-बाय हॉस्पिटल इंदौर में काम करते हुए जी, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर से MS सर्जरी मैंने पास किया। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। 2005 में मैं होशंगाबाद सिविल हॉस्पिटल से सेवानिवृत्त हुए। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। सर, आपने शासकीय सेवा में 35 वर्ष दिए, एक लंबा समय हो गया है आपको प्रैक्टिस करते हुए। तो तब में और अब में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? जो शुरुआत की थी आपने प्रैक्टिस की, और आज में और तब में कुछ विशेष अंतर ऐसा जो आपको लगता हो? गवर्नमेंट सर्विस में तो कोई विशेष अंतर नहीं है जी। गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए जो जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति मेहनत करने की होती है, काम करने की होती है, सेवा करने की होती है, तो बहुत करता है उसको। मुझे बहुत मौके मिले और मैंने बहुत काम किया जी, और उसका बहुत आनंद भी लिया। बहुत बढ़िया सर। और सर, अभी वर्तमान में जो हॉस्पिटल आप रन कर रहे हैं, इसमें क्या क्या सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध हैं? ये तो मैंने मेरे पूरे सर्विस के दौरान, मेरी पूरी जिंदगी भर मैंने जो जो सोचा कि मैं ये सुविधाएं लोगों को देना चाहता हूँ जी जी, और वो सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ जुटाने की कोशिश की है जी। यहाँ ICU है, ICU में वेंटिलेटर्स हैं जी, हमारे पास मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है जी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है जी, हमारे पास लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारी आधुनिकतम सुविधाएं। अच्छा अच्छा, अच्छा, जिनके कभी मैं सपने देखा करता था, वो मैंने यहाँ जुटाई है। बहुत बढ़िया सर, पेशेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इस आपके 35 वर्ष तो आपने शासकीय सेवा में दिए और उसके बाद भी अभी 15 साल हो गए आपको सेवानिवृत्त हुए। कोई ऐसा पेशेंट सर जो याद रह गया हो, या कोई ऐसा अविस्मरणीय प्रसंग इस दौरान आपको मिला हो कि जो बिल्कुल जिसकी छाप, अमिट छाप रह गई हो? मेरी पहली मेजर सर्जरी मैंने MS किया था, उसके बाद में मेरे पोस्टिंग हो गई खकनार नाम की एक जगह है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जी। तो करीब 7-8 साल मुझे वहाँ पब्लिक हेल्थ सर्विस का काम करना पड़ा जी, और वहाँ पे बहुत ज्यादा सर्जरी में नहीं कर पाया। हाँ हाँ।
गांव में जाके हम लोग वहाँ काम करते थे। आई एंजॉयड दैट पीरियड ऑल्सो। उसके बाद में खंडवा में जब मेरी पोस्टिंग हुई जी, तो वहाँ पहला एक इमरजेंसी केस था जी, और उसका पेट, एक लड़की थी 18 साल की, अच्छा, शादीशुदा थी जी, उसका पेट बहुत ज्यादा सूजा हुआ था अच्छा, और बड़ी तकलीफ में थी जी, उसका ऑपरेशन करते वक्त हमें मालूम नहीं था कि इसके पेट में क्या होगा। अच्छा, जब उसका पेट खोला तो उसकी आंतें सब काली पड़ी थी जी, और वो उनके अच्छे होने की कोई उम्मीद नहीं थी। जी, लिहाजा उन खराब आंतों को निकालने का डिसीजन लिया अच्छा, और निकालते निकालते बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब 7-8 फीट उसकी आंत खराब थी और वो सब निकाल दी। अच्छा, अच्छा, और उसके बाद में वो लड़की जब अच्छी हुई, जी, ये पहली मेजर सर्जरी थी जो मैंने खंडवा में की थी। अच्छा, आज से लगभग 30 साल हो गए। अच्छा, और वो लड़की जब अच्छी हुई थी, जी, उसका नाम गंगा है, अच्छा, अच्छा, और अच्छा, वो गंगा जब अच्छी हुई जी, तो हमें जो खुशी हुई थी जी, वो मैं कभी भुला नहीं सकता। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात उसके है। बाद से ऐसे बहुत सारे मौके आए जी, 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 और मेरा इंटरेस्ट सर्जरी में बढ़ता ही गया। अच्छा, अच्छा, और पहली सर्जरी आज भी याद है आपको? आज भी याद है। बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर साहब, ये तो हुई आपके अस्पताल से जुड़ी हुई बातें, सर्जरी से जुड़ी हुई बातें। आपने सर नर्मदा परिक्रमा भी की है, तो नर्मदा परिक्रमा धार्मिक आस्था के साथ साथ कुछ और भी आपका उद्देश्य था, तो सर उस उद्देश्य को आपके ही शब्दों में आपसे ही जानना चाहूंगा। बहुत सारे लोग, बहुत दिनों से मैं नर्मदा किनारे रहता हूँ, होशंगाबाद का रहने वाला हूँ, जी, बहुत जी, से जी। लोगों को मैं देखता था कि नर्मदा परिक्रमा करते हैं। जी। एक बात जो विशेष रूप से उनमें देखने को थी वो ये थी कि वो सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। जी, पैदल चलते हैं, कभी किसी के पैर में जूता है, चप्पल है, कभी नहीं भी है, पहनने के लिए फटा कपड़ा भी है तो भी चलता है उनको। जी, और जो भी रूखा सूखा मिल जाए बस वो खाते हैं, लेकिन सवेरे शाम नर्मदा मैया की पूजा आरती करते हैं और बड़े खुश रहते हैं। मैंने उनको बड़ा खुश मिजाज देखा, साधनहीनता की स्थिति में खुश मिजाज देखा, तो ये मेरे मन में उत्सुकता थी कि आखिर ऐसी क्या बात है। जी, जी, और उस चीज को मैंने अनुभव करने की कोशिश की और साथ जी। में उस संबंध में मैंने वैज्ञानिक जानकारी भी जुटाने की कोशिश की। जी, और धार्मिक आस्था से कम, लेकिन एक सामाजिक और वैज्ञानिक नजरिए से जी, मैंने जी। नास्तिक में नहीं हूँ, जी। मैं नर्मदा मैया का भक्त भी हूँ, जी, लेकिन मेरा खास उद्देश्य था वैज्ञानिक जानकारी जुटाना, अनुभव प्राप्त करना। जी। तो सर क्या आपने ऐसा जो पूरी परिक्रमा की, उस पूरी परिक्रमा के दौरान कौन कौन सी ऐसी चीजें रहीं जो आपको अपने वैज्ञानिक नजरिए से, जिस दृष्टिकोण से आपने परिक्रमा प्रारंभ की थी, उसमें क्या क्या आपने पाया सर? सबसे पहली बात तो ये है कि जब परिक्रमा आप शुरू करते हैं जी, तभी से आपको मन को अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया सर। आप यू फील गुड। जी, और ऐसी इच्छा होती है कि हम आज भी जैसा कर रहे हैं कल भी वैसे ही परिक्रमा पे चलेंगे। जी। भले ही हम लोगों ने पैदल परिक्रमा नहीं की, शायद पैदल परिक्रमा करने का जी, जो मजा होगा वो कहीं और ज्यादा होगा। जी, जी, लेकिन हमने तो कार में परिक्रमा की, फिर के हमें बहुत अच्छा लगा। जी, मेरी श्रीमती जी भी साथ में थी, अरे मेरे वाह। साथ में 5-7 मेरे साथी कार्यकर्ता भी थे, जी, और हम लोग को सबको बहुत अच्छा लगा। एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर साहब, जीवाणुओं पर भी आप कुछ शोध कर रहे हैं, बैक्टीरिया को लेकर? जो अच्छा लगता है जी, उसका श्रेय मैं देता हूँ मां नर्मदा के जल को। उस जल में कुछ औषधीय गुण हैं। जी, अब वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो नर्मदा जल में औषधीय गुण है, उनका स्रोत है, आखिर वो कहाँ से वो औषधीय गुण आए। जी, तो जो मेरा अध्ययन जी। था, उसके आधार पे मैंने जो जानकारी जुटाई वो ये थी कि नर्मदा नदी में सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों पहाड़ों के बीच के सारे जंगलों में से होकर पानी आता है, जी, और उन जंगलों में जितनी सारी जड़ी बूटियां हैं जी। उन सबके जड़ों में जी, जो औषधियां बनती हैं, हाँ। औषधि गुण होते हैं, जी। वो भूमिगत स्रोतों से नर्मदा के जल में आते हैं। आते हैं। ये औषधीय गुण जो पेड़ों की जड़ों में आते हैं, पेड़ों की पत्तियों में आते हैं, ये औषधीय गुण उन पेड़ों में फलने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होते हैं। जी, पेड़ के
पत्तों में भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जड़ों में भी होते हैं, तने में भी होते जी। हैं। और वो सूक्ष्म जीवाणु तरह तरह के होते हैं, अच्छा। विभिन्न प्रकार के। जी, जी, जी। और उनके कारण ही ये औषधि गुण अलग अलग वनस्पति में अलग अलग प्रकार के औषधि गुण होते हैं। ये सारे गुण नर्मदा के जल में धुलकर आते हैं इतने बहुत बड़े कैचमेंट एरिया से जी। और वो औषधि गुण को मैं श्रेय देता हूँ नर्मदा के जल की दिव्यता का, उसका जो हमें अनुभव होता है स्वास्थ्य संबंध में भी और मानसिक रूप से भी जो आह्लादकारी अनुभव होता है। जी, बहुत बढ़िया सर। सर अभी जो कोविड चल रहा है, कोविड-19 कोरोना वायरस, लॉकडाउन के बाद अनलॉक की स्थिति में हम हैं और पेशेंट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी उसमें कुछ तो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, कुछ सीरियस हो रहे हैं। तो इसके बारे में सर कुछ जानकारियां आपसे चाहूंगा कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो अपने आप ठीक हो रहे हैं और कौन से क्यों ऐसे पेशेंट है, कुछ लोगों में ऐसा क्या हो रहा है कि जिन्हें वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ रहा है या जो गंभीर रूप से बीमार हो जा रहे हैं, इस बारे में सर कुछ बताएं। देखिए, जो कोरोना वायरस है जी, वो तो निर्जीव है, निर्जीव कण है जी, कुछ रसायनों का मिला हुआ कण है, कुछ रसायन है जिनको एक विशेष पैकेज रहते हैं। हाँ। वो एक कोरोना का वायरस का रूप रखता है, तो वो किसी प्रकार से किसी के प्रति फेवर नहीं करता कि भाई कुछ कि आदमी से कोई दुश्मनी हो। हाँ। या वो ऐसा नहीं होता। जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक प्रणाली ठीक से काम कर रही होती है, उस व्यक्ति में वो जब कोरोना से संक्रमण होता है तो वो नुकसान नहीं कर पाता। अच्छा। जिसकी इम्यूनिटी बराबर है उसमें कोरोना के संक्रमण से नुकसान नहीं होता। और कोरोना अपने आपके गले में या जहाँ गले में जाता है वहाँ उसका संक्रमण होता है, वहाँ उसके बहुत सारे रिप्लिकेशन होता है। मतलब एक कोरोना के कई छोटे कोरोना कण, एक तरह से प्रजनन कहिए उसका, वो होता है और वो सब के सब सांस के द्वारा, खांसी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। वो सिर्फ आपके गले में अपने प्रजनन करने के लिए आता है, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आता है। अच्छा। और वो जब निकल जाता है तो आदमी ठीक हो जाता है। बस इतना जरूरी है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य रूप से काम करती रहे। जी। और सर, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या योग प्राणायाम भी उसमें हमें मदद करेगा? एक बात जरूर है कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती जी, और कोई जादू मंत्र भी नहीं होता। प्रतिरोधक क्षमता जो है वो जन्मजात आपके शरीर में अपने माँ के उदर में ही वो विकसित होती है और जन्म होने के बाद में धीरे धीरे माँ की गोद में वो आती है, माँ के दूध के साथ आती है। तो वो जन्मजात होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये गपबाजी है कि इस दवाई से बढ़ जाएगी, उस दवाई से बढ़ जाएगी। अच्छा। जो बढ़ाने का एकमात्र तरीका है कि आप एक नॉर्मल सामान्य जीवन जिए जो आपके शरीर के लिए प्राकृतिक रूप से आवश्यक है। नियमित दिनचर्या, सात्विक भोजन, आपका मानसिक रूप से आप शांत रहें, अच्छी बात पॉजिटिव आपके मन में विचार हो, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य रूप से कार्य करेगी। और सामान्य रूप से काम करने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस वायरस को 100% भगाने में समर्थ होती है। वायरस से लड़ने के लिए कोई अलग से कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता ताकतवर बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस एक सामान्य जीवन जिए, मन को शांत रखें, सामान्य नियमित आपका जो भोजन आप बचपन से करते आए हैं, आपका शरीर उसके प्रति उसकी आदत है आपके शरीर को वही भोजन करें जी। और जो जानते हैं कि भाई ये भोजन ठीक नहीं है, फास्ट फूड है या बहुत ज्यादा मिर्ची वाला या मांस, ये चीजें इनसे कोई फायदा नहीं होता जी, नुकसान ही होने की संभावना ज्यादा है। जी जी जी। और सर, प्राणायाम के संबंध में थोड़ा सा और बताएं कि प्राणायाम जो है वो क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम विशेष रूप से इसके बहुत सारे असर होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर की हैसियत से मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपका अपने सांस की प्रक्रिया पर नियंत्रण होता है। श्वसन तंत्र जो है आपका नाक, आपका गला, आपके लंग्स, इनको सामान्य रूप से रखने के लिए आपके श्वसन क्रिया पर, सांस लेने की क्रिया है उसके ऊपर आपका नियंत्रण होता है। और आप अपने लंग्स को और श्वसन तंत्र की सारी नलियों को
साफ रख पाते हैं, स्वच्छ रख पाते स्वच्छ हैं, रख पाते हैं। ताकि आप सांस के रास्ते में होने वाले संक्रमण से जी प्रभावी तौर पे निपट सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। सर अंतिम प्रश्न के पहले मैं आपकी अभिरुचियां, आपकी हॉबीज के बारे में जरा जानना चाहूंगा थोड़ा सा। मेरी अभिरुचि शुरू से ही ज्ञान में रही है। अच्छा अच्छा। मैंने कभी श्रीमद् भगवत गीता में जी। उसके प्रस्तावना में कभी ज्ञान योग और कर्म योग पढ़ा था। जी। तो कर्म योगी तो मैं रहा ही हूँ, जी, जी। लेकिन ज्ञान योग की तरफ मेरा ध्यान रहा है। मैं ज्ञान को प्रमुखता देता हूँ जी। और ज्ञान ही पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान। जी। और मैं ज्ञान की उपासना करता हूँ, ज्ञान का ही सम्मान करता हूँ और ज्ञान को समर्पित हूँ। बिल्कुल सर, बहुत सारी किताबें मैं देख रहा हूँ आपके रखी हुई है रैक पर, तो ये तो बिल्कुल सही है कि आप पढ़ते रहते हैं, नियमित रूप से ही पढ़ते होंगे। जी जी। डॉक्टर साहब, जो कुछ ऐसे युवाओं को, छात्रों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो चिकित्सा जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल धुआंधार तैयारियां भी कर रहे हैं और जिन्होंने ध्येय बना लिया है कि चिकित्सा जगत में ही आना है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना बहुत चाहेंगे? मैं उनको संदेश बस एक ही है, शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा उनको। जी। और संदेश खास करके ये है कि आप आज की तारीख में, आपने जैसे किताबों पे जिक्र किया जी। तो अब ज्ञान किताबों तक सीमित नहीं है। जी। अब आपके पास पूरी दुनिया की सारी किताबें जी। आपके लैपटॉप में या उपलब्ध आपके है। मोबाइल में हैं। उपलब्ध है। तो अपने ज्ञान को किन्हीं सीमाओं में मत बांधिए। जी। आप अगर डॉक्टर हैं जी। तो अमेरिका का डॉक्टर क्या करता है, लंदन वाला क्या कर रहा है और न्यूयॉर्क में डॉक्टर को क्या अनुभव हो रहा है, ये आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी। आपको पूरे विश्व स्तर पे श्रेष्ठ ज्ञान की चिकित्सकों के जी। संपर्क में रहना होगा, जी। उनके ज्ञान को प्राप्त करना होगा, उसका अनुभव प्राप्त करना होगा। जी। तो मेरा यही कहना है कि जब आप डॉक्टर बन रहे हैं जी। तो आपके जो मरीज हैं वो आपके ऊपर निर्भर रहेंगे, जी। वो आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो जी। आपका कर्तव्य है कि अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना और उसका लाभ अपने रोगियों तक पहुंचाना। बहुत बढ़िया। आपको सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ, इसकी फिक्र ना करें। जी। सब कुछ मिलेगा। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जाते जाते एक और छोटी सी चीज, जो कोविड तो खैर अपनी जगह है ही आता, पर उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी विभिन्न बीमारियां हैं जो छोटी छोटी बीमारियां, जिनसे कुछ छोटे छोटे काम करके क्या हम बच सकते हैं, बचे रह सकते हैं कि हमें बीमारी से लड़ने में मदद मिले और हम बीमार ही ना पड़े। ऐसे क्या काम हम कर सकते हैं? जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि आपकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली उसी को है, हमें इम्यून सिस्टम जी, जो है जी। वो इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं कि अकेला सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए जी, है। जी, जी। वो सभी प्रकार की बीमारियों से, यहाँ तक कि कैंसर से भी लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम काम करता है। यदि आपका इम्यून सिस्टम सामान्य रूप से काम करेगा तो आपको कैंसर भी नहीं होगा, उसको जी। भी वो खत्म कर देगा। जी। तो खास बात यही है कि आप अपनी दिनचर्या को, जी। अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें, अपने नियमित व्यायाम और प्राणायाम जी। ये आवश्यक रूप से करें। जी। पॉजिटिव थिंकिंग, आपके विचार जो है वो सकारात्मक होने चाहिए। आप यदि अच्छा सोचेंगे, जी। किसी सामने वाले का, दूसरे का भला सोचेंगे, जी। तो आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। जी। यही एकमात्र मनुष्य होने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि आप जब किसी का भी भला करने का सोचते हैं तो आपके मन का खुद अपने आप भला होता है। बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी, अपने अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह अच्छे अच्छे जानकारियों भरे वीडियो नियमित रूप से मिलते रहें। बहुत बहुत